वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। एग्जाम्स बहुत नजदीक आ गए हैं एंड इट इज टाइम टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस और हम लेकर आए हैं एक स्पेशल और यूनिक लॉ रिवीजन मैराथन जहां पर हम पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ माय A3 साइज कलर्ड चार्ट बुक। तो आप देख रहे होगे स्क्रीन पे दैट दीज आर कलरफुल चार्ट्स। यहाँ पर सारे की पॉइंट्स की प्रोविजंस हेड पॉइंट्स कवर्ड हैं। हम ये सब कुछ रिवाइज करेंगे एंड यू विल ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट। इस चार्ट बुक की खासियत ये है कि सबसे पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझो, लर्न करो और फिर इसी के बाद चार्ट दिया हुआ है जहां पर आपको स्पेस दी है मैंने कि अब याद करो क्या पढ़ा था और वो सब यहाँ पर लिखो। तो जितने भी की पॉइंट्स है, की वर्ड्स है, वो सारा कुछ आप यहाँ पर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। तो हम इन रिवीजन मैराथन्स में सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और मैं आपको रिवीजन करते करते बताऊंगी कि कौन से कॉन्सेप्ट पे क्या क्वेश्चन आने वाला है, वेटेज वाइज में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ के ही जाना है, किस पे थ्योरी क्वेश्चन आता है, किस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये सारी कवरेज हम यहाँ पर मैराथन में करेंगे। कीवर्ड्स हम हाईलाइट करने वाले हैं, की फ्रेजेस, कौन से प्रोविजन पे क्वेश्चन आते हैं वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ। तो वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस वेरी क्विकली इन द विद द हेल्प ऑफ दीज चार्ट्स। फिर आप चार्ट बुक में खुद से वो कॉन्सेप्ट लर्न करके यहाँ पर लिख के वो कॉन्सेप्ट को याद करो। मैम ने क्या बताया था, ये की पॉइंट्स है, ये की वर्ड्स है, वो यहाँ पर आपको लिख के खुद प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। यू कैन परचेज दिस बुक फ्रॉम माई वेबसाइट capreetyagarwal.com। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और जो फर्स्ट कॉमेंट है इस वीडियो का वहां पर भी मैंने आपको लिंक दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है फॉर राइटिंग प्रैक्टिस और मुझे लगता है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है कि उनको समझ में नहीं आता कि कीवर्ड्स कौन से होते हैं और की सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमको एग्जाम में क्या लिखना चाहिए और याद भी नहीं आता है। तो ये बुक से आपकी रिविजन भी हो जाएगी और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यस, चलो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम 2 चैप्टर्स कवर करने वाले। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हर वीडियो में मैं 2 चैप्टर्स कवर करूंगी क्योंकि मुझे लगता है या फिर 9 चैप्टर्स में बहुत टाइम लग जाएगा। तो 2 चैप्टर हम लोग आज करेंगे। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कवर है इंट्रोडक्शन। और जो सेकंड हमारा चैप्टर है विच कवर्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। उसके बाद कंसिडरेशन वाला चैप्टर भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, अगर आप मेरी टेक्स्ट बुक, मेरी कॉन्सेप्ट बुक देखोगे तो मेरी कॉन्सेप्ट बुक में मैंने जो चैप्टर्स दिए हैं यहाँ पे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बुक के भी इंडेक्स दिखा देती हूँ बिकॉज अगर आप उसमें से पहले रिवाइज करके ये लेक्चर्स देखोगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये मेरी कॉन्सेप्ट बुक का इंडेक्स है। तो हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम ये कवर करने वाले हैं एंड दिस। ठीक है, तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन आज हम रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स ये मेरी कॉन्सेप्ट बुक है, यहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं इन सिंपल इजी लैंग्वेज। चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा एक लिस्ट ऑफ सेक्शन नंबर्स और लेक्चर्स में तो हम बताते हैं कि कौन सा सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, किस पे क्वेश्चंस आते हैं। एंड उसके बाद सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर किए हैं इन अ वेरी सिंपल इजी लैंग्वेज। अगर आप इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज देखोगे तो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज लर्न ही नहीं की जाती, लेकिन ये बुक में से आप हर एक सेंटेंस को इजीली लर्न कर सकते हो। हर कॉन्सेप्ट के लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिया। अगर आप आगे बढ़ोगे तो डिफरेंस बिटवीन कवर्ड है, क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, हर प्रोविजन के पॉइंट फॉर्मेट में दिया है और केस लॉ को भी हमने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप देखोगे तो हर कॉन्सेप्ट के लिए वी हैव मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स। तो देखो यहाँ पर भी हर कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। यस, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक टू लर्न द थ्योरी। अच्छा, आप यहाँ से थ्योरी पढ़ लोगे तो उसके बाद चार्ट बुक में से आप उस चीज की रिवीजन कर सकते हो। द चार्ट बुक कैन बी यूज फॉर रेगुलर एज वेल एज लास्ट मिनट रिवीजन। यहाँ पर सारे हेड पॉइंट्स, अगर हेड पॉइंट्स आपके ध्यान में आ गए तो फिर इलेबोरेट तो आप एग्जाम में अच्छे से कर ही लोगे। तो इस एम से हमने चार्ट बुक बनाई है। A3 साइज कलर चार्ट्स है यहाँ पर विद राइटिंग प्रैक्टिस और इस बुक के साथ में एक क्वेश्चन आंसर का जो PDF है वो भी आपको मिलेगा फॉर क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसका मॉडल आंसर भी हमने दिया ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए। और हर चैप्टर में से हमने 3 से 5 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया है और फिर उसको हमने कंपाइल करके एक PDF फॉर्म में लाया है। तो अगर आप ये बुक परचेज कर लेते हो तो क्वेश्चन आंसर बुक भी आपको दी जाएगी। तो यू कैन गो थ्रू माई वेबसाइट capreetyagarwal.com। मेरी कॉन्सेप्ट बुक एंड चार्ट बुक बोथ आर अवेलेबल। कॉन्सेप्ट बुक में सब डिटेल में दिया, उसको लर्न करना है और चार्ट बुक में से रिविजन करनी है। चलो स्टूडेंट्स, तो अब आज सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। मैंने आपको बताया 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं।
द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। अगर आप देखोगे मेरी चार्ट बुक, एक ही पेज में मैंने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। यहाँ पर हम पढ़ेंगे असेंशियल एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर के बारे में जानेंगे और एक्सेप्टेंस, सब कुछ एक ही चार्ट में। तो कितना इजीली और फास्ट हमारा रिवीजन हो जाएगा, फिर हम राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंसिडरेशन का जो चैप्टर है वो अगर आप देखोगे तो 1.5 पेज में पूरा चैप्टर पॉइंट्स के साथ, देखो जैसे ये सारे पॉइंट्स हमको लर्न करने, सब कुछ इस चार्ट बुक में दिया है। इट्स एन एक्सीलेंट बुक फॉर रिविजन एंड ऑल्सो लास्ट मिनट रिविजन। चलो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हमारे असेंशियल एलिमेंट्स। इसमें क्या टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है। मोस्टली इट विल बी अ केस बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप सेक्शन 10 देखोगे, ये तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं मैम, ये तो बाय हार्ट हो चुका है। सिर्फ अगर हम हेड पॉइंट्स भी अगर रिवाइज कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 10 जो है दैट कवर्स द एसेंशियल एलिमेंट्स, लेकिन ऐसे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो सेक्शन 10 में कवर नहीं है, तो वो हमने अलग से दिया है। तो सेक्शन 10 बेसिकली बोलता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज। Okay, parties must be competent, there must be lawful consideration, lawful object, and it should not be expressly declared void. ये दिया हुआ है सेक्शन 10 में। लेकिन अगर हमको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सेक्शन 10 के अलावा भी हमें और एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे, एंड दैट आई हैव गिवन सेपरेटली। तो सबसे पहला एलिमेंट जो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ टू डिस्कस, दैट इज वी नीड टू पार्टीज, बिकॉज यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद योरसेल्फ। आप अपने आप को ऑफर नहीं दे सकते, सो यू नीड मिनिमम 2 पार्टीज। और यहाँ के कीवर्ड्स क्या है, डिस्टिंक्ट पार्टीज होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आपको लिखना चाहिए कि 2 डिस्टिंक्ट, आपको चाहिए तो आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हो, यू नीड 2 डिस्टिंक्ट पार्टीज। ओके, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट होने चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट गिव ऑफर टू योरसेल्फ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो डिस्टिंक्ट वर्ड आपके आंसर में आना ही चाहिए। देन देयर मस्ट बी प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर आपको याद होगा हमने लेक्चर में भी पढ़ा था, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट is nothing but agreement plus enforceability. Agreement क्या होता है? Agreement is nothing but offer plus acceptance. So can I say contract बनाने के लिए मुझे 3 elements चाहिए। सबसे पहला element है offer, then I need acceptance and enforceability. So offer is the starting point of contract, and this offer must be properly accepted. The most important element of the valid contract is that there must be intention to create legal relation. Legal relation मतलब कि if one party defaults, other party can take action. Enforceability होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स में है, एग्रीमेंट्स है जहां पर हम तो अज्यूम करके चलते हैं कि भाई एनफोर्सेबिलिटी तो है। इन केस ऑफ बिजनेस या फिर कमर्शियल, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे कि अगर आपका बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इन केस ऑफ बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, अजम्पशन है दैट पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। यहां पर हम अज्यूम करके चलते हैं। लेकिन जितने भी सोशल या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, सोशल मतलब फ्रेंड्स के बीच में, डोमेस्टिक मतलब फैमिली के बीच में, जितने भी सोशल या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस है वहां पर ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है। वहां पर हम अज्यूम करते हैं दैट पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। आप भाई अपने जो प्रोमिसेस हैं वो आपस में ही सुलझा लो, हमारे पास केस फाइल करने मत आना। Okay. Then the third element is that there must be free consent. Free consent matlab that parties must agree upon the same thing in the same sense. When is the consent not free? बताओ। देखो फ्री कंसेंट तो होना चाहिए, मैंने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। When is the consent not free? Consent is not free when it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब when is the consent not free आप यहाँ पर लिख के उस चीज को रिवाइज कर सकते हो। और मैं जो लिखवा रही हूँ उसी चीज को लर्न करके जब आप खुद लिखने बैठोगे तो वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर बैठ के लिखने हैं। तो अगर सपोज आप ये खुद रिवीजन करने बैठे तो कैसे करोगे? 2 पार्टीज होने चाहिए। मैंने आपको क्या वर्ड बताया था? 2 डिस्टिंक्ट पार्टीज होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट पार्टीज होने चाहिए। एज यू कैन नॉट गिव, ओके, वी कैन नॉट गिव ऑफर टू वन सेल्फ, मतलब खुद को ऑफर नहीं दे सकते। प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर इक्वेशन लिखवा दी है, ये देखो, एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो ऑफर इज, आप क्या लिखोगे? मैंने आपको क्या बताया? ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैम ये कहाँ से लेकर आ रहे हो आप वर्ड्स? ये मेरे कॉन्सेप्ट बुक में है, मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है आपको। तो मेरी कॉन्सेप्ट बुक में अगर आप देखोगे ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर में कवर किया हुआ है आपके लिए।
ये देखो, देयर मस्ट बी, यही तो लिखना है हमें, मैं यही तो रिवाइज करवा रही हूँ आपको। तो मिनिमम 2 डिस्टिंक्ट पार्टीज होनी चाहिए। यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद योरसेल्फ। फिर क्या होना चाहिए? प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर में। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं वही आपको यहाँ पर रिवाइज कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं देना चाहती, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप खुद इसको लिख के ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि मैम ये सब मेरे से फिल नहीं होगा, आप एक बार मेरे साथ बैठ के फिल करवा दो, तो हमारे लेक्चर्स भी अवेलेबल है ऑन माय वेबसाइट capreetyagarwal.com। एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारा बैच है, उसमें हमने चार्ट बुक की रिवीजन कवर की है। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम ऐसे ही लिखेंगे, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या लिखोगे आपकी? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए। लीगल रिलेशन मतलब क्या होता है? व्हेन वन पार्टी डिफॉल्ट्स अदर पार्टी कैन टेक एक्शन। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इफ वन पार्टी डिफॉल्ट्स अदर पार्टी कैन टेक एक्शन। ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स है? तो हम लिखेंगे कि जितने भी बिजनेस या फिर कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, वहां पर अजम्पशन है, लेकिन जितने भी सोशल या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, यहाँ पर ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है। बस ऐसे लिख के आपको जो मैं सिखा रही हूँ वो यहाँ पर लिखना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिल करोगे। मैं आपको सब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। फ्री कंसेंट कब नहीं होता है? व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोअर्जन। कोअर्जन कौन से सेक्शन में कवर्ड है? क्या आपको सेक्शन नंबर याद है? कोअर्जन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 एंड मिस्टेक सेक्शन 20। ठीक है, तो यहां पर मेरा कंसेंट फ्री नहीं है। द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 क्या बोलता है? ओनली अ मेजर पर्सन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड पर्सन हु इज नॉट डिसक्वालिफाइड कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 11 हमको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखेंगे? ओनली अ मेजर पर्सन, person who is of sound mind and person who is not disqualified, only they can enter into a valid contract। ठीक है, then there must be lawful consideration। consideration का meaning क्या होता है? consideration means something in return। तो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। and this consideration must be lawful, it must be legal, it means it is something which is accepted by law। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द पर्पस फॉर विच वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। ये देखो, हमने ऑलरेडी ये सब कर लिया। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन हो गया, फ्री कंसेंट हो गया, कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake। Then there must be capacity of the party। Section 11, major person, sound mind, he is not disqualified। Lawful consideration होना चाहिए। Consideration का मतलब क्या होता है? Something in return। ये consideration lawful होना चाहिए। Object, object means a purpose for which the contract has been entered and this purpose must also be lawful। तो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं, बस ये सिर्फ एक तरीके का राइटिंग प्रैक्टिस और रिविजन है। इट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। वॉइड का मीनिंग क्या होता है? वॉइड मतलब इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वॉइड दो तरीके के होते हैं। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड? वॉइड दो तरीके का होता है। वॉइड होता है एक वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है इट इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगनिंग। थोड़ा प्रॉपरली लिख लेती हूँ। ओके, दिस इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी कोई किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया या स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इट इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और एक होता है जस्ट वॉइड। जस्ट वॉइड का मतलब क्या होता है? दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड व्हेन इट इज एंटर्ड। बट लेटर ऑन ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस
it cannot be enforced, it becomes void. जैसे A promised to marry B. ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट बिफोर मैरिज ए डाइड, क्या अब इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड लेटर ऑन, इट बिकेम वॉइड. जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब तो वैलिड था, लेकिन कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्स ही नहीं किया जा सकता, देन इट बिकम्स वॉइड. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड. हमारा जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए. लॉ में लिखा हुआ है कि भाई ये सारे एक्सप्रेसली वॉइड है, आप इनको नहीं एंटर कर सकते. जैसे रिस्ट्रिक्शन एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वेजरिंग एग्रीमेंट, ये सारे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हैं. अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो वो मुझे पूरी करनी है, और अगर नहीं है तो भैया अपने मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ. अच्छा, कोई लीगल फॉर्मेलिटी, क्या लीगल फॉर्मेलिटी हो सकती है? कभी कभार हम बोलते हैं दैट द अग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, it must be registered, it must be attested, कुछ अटेस्टेड चाहिए. तो अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी वो पूरी करो, नहीं है तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ. ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है. मीनिंग सर्टन होना चाहिए. जो वर्ड्स है वो अनएम्बिगुअस होने चाहिए. एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर होने चाहिए. वन वर्ड वन मीनिंग होना चाहिए. तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ये कवर्ड है सेक्शन 29 में. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 29. एंड द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केपेबल, इट मस्ट बी पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म. तो जैसे एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे राइस दूंगा, दिस इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये परफॉर्म किया जा सकता है. एक्स बोलता है वाई को किल जेड एंड आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज. आप बोलोगे मैम ये पॉसिबल तो है, लेकिन लीगली पॉसिबल नहीं है ना. इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट वॉज अबाउट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब आप खुद से मेरे टेक्स्ट बुक में से लर्न करो, इधर से रिवाइज करो और ये सब कुछ फिल करो. ओके, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मुझे ऐसे लगता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आपको या तो थियोरी क्वेश्चन आ सकता है या कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ पे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बोला कि चलो ये जो हमारा चार्ट है ये तो हम लर्न करेंगे ही, साथ में लिख के भी इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं. ओके, तो कीवर्ड्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? यस, वॉइड में आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चार्ट बुक एक राइटिंग प्रैक्टिस बुक है. यू कैन परचेज इट फ्रॉम माय वेबसाइट cprithi.agarwal.com. बोलो वॉइड में क्या लिखोगे आप? सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें क्या लिखोगे? वॉइड मीन्स इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. सबसे पहले तो मीनिंग लिखना है ना मुझे. आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो. What is the definition? It is given in section 2J. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Okay, तो सबसे पहले आप लिखोगे it is not enforceable by law, फिर आप इसकी definition लिखोगे. उसके बाद आप लिख सकते हो that void contract is a nullity. It does not exist at all. दो तरीके के void होते हैं. One is void ab initio. आप इसको explain करोगे और इसके एग्जाम्पल्स लिखोगे एंड यू विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट वॉइड. जो वॉइड एप इनिशियो है उसको हम बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि इसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं है ना, ये वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है. ओके, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जब बात की जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब इट इज वैलिड व्हेन एंटर्ड, लेकिन लेटर ऑन. तो यहाँ पे मैं जस्ट वॉइड लिख दूं, आपको ध्यान में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. मतलब इट वॉज वैलिड व्हेन एंटर्ड बट लेटर ऑन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, इट बिकम्स वॉइड. ये हम उसकी बात कर रहे हैं. अच्छा, वॉइडेबल, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है. स्टूडेंट्स, वॉइडेबल आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर सकते. यू कैन सिलेक्ट ओनली व्हेन इट इज गिवन इन द एक्ट. जैसे लॉ बोलता है व्हेन द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. तो ऐसे जगह जगह पर एक्ट में ही दिया हुआ है दैट दिस एग्रीमेंट इज वॉइड, इट इज वॉइडेबल. ठीक है. नाउ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक डॉन था और डॉन ने एक्स को फोर्स किया, इस पे कोअर्जन की और एक्स का हाउस ले लिया. अब इसमें जो दुखी पार्टी है, दुखी मतलब अग्रीव्ड पार्टी है, जो भी दुखी पार्टी है उसके पास दो ऑप्शंस हैं. कीप क्वाइट, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड, कोई बात नहीं, घर गया तो या जान तो बची. या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में कोर्ट में जाके कैंसिल करवा सकता है. अगर उसने कैंसिल कर दिया तो ये वॉइड हो जाएगा.
अब कुछ कंसिडरेशन दिखाने के लिए डॉन ने इसको 5 लाख रुपए दिए थे, वैसे 5 करोड़ का घर था, जो 5 लाख में एक्स थे वो देना पड़ा। तो अब वो कोर्ट में चला गया और उसने प्रूव कर दिया कि भाई मुझे तो फोर्स किया गया था। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, तुझे फोर्स किया गया था ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके तुझे तेरा घर दे देते हैं। तो क्या इसको इतना घर मिल गया एक्स को, तो वो 5 लाख रुपए भी रख सकता है? नहीं रख सकता। ही विल हैव टू रीस्टोर द बेनिफिट। और ये जो रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट की बात आई है, दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 65। ओके, तो ये सेक्शन 65 में कवर्ड है। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इन विच द अग्रीव्ड पार्टी, ये जो ऑप्शंस हैं, दे आर अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू द अग्रीव्ड पार्टी, दे आर नॉट अवेलेबल टू द पार्टी जो कोर्जन कर रहा है। ओके, तो अग्रीव्ड पार्टी हैज two options, either to treat the contract as valid or to cancel the contract, and in case the contract is cancelled, the benefit will have to be restored. इधर एक और पॉइंट हम लिखेंगे, that the contract must be rescinded within a reasonable time. Contract must be rescinded का मीनिंग होता है कैंसल, इट मस्ट बी rescinded within a reasonable time। ठीक है, तो अगर आपको कैंसिल करना ही है तो फिर आपको ये रीजनेबल टाइम में करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मैं 2 साल के बाद आया और बोला कि अभी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तभी मेरे पे कोर्जन यूज हुआ था। और ये कोर्जन यूज हुआ था, कौन प्रूव करेगा? ये एग्रीड पार्टी प्रूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली यहाँ पर आप इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप अग्रीमेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम ये कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पर तो एनफोर्सेबिलिटी है ही नहीं, तो आप इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलो, एग्रीमेंट बोलो, बातें की है। एग्रीमेंट विल बी अ बेटर वर्ड। इलीगल एग्रीमेंट में मेरे कीवर्ड्स क्या है? इट इज समथिंग विच द लॉ forbids to be made। ठीक है, दिस इज अनलॉफुल, इट इज अ नलिटी। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, बिकॉज दिस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। तो ये है मेरे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आपको चाहिए तो मैं और भी दे सकती हूँ। इट इज समथिंग विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, इट इज समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज अनलॉफुल, इट इज अ नलिटी। यहाँ पे आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर फॉरबिडन बाय द लॉ टू बी मेड, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है? इट इज अ नलिटी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, इट इज कॉन्ट्ररी, तो कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया। इट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। ओके, इट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, इट इज समथिंग विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, इट इज अ नलिटी। तो जितनी भी मैं बुलेट पॉइंट्स आपको लिखवा रही हूँ, आप उसको इजीली सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। ओके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। दिस इज समथिंग विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इट इज फॉर द टाइम बीइंग नॉट एनफोर्सिएबल। क्यों क्यों क्यों? ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, जैसे ये राइटिंग में नहीं है, ये अटेस्टेड नहीं है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ओरल बना दिया, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। देयर इज, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट। अरे मैंने ये टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव कर दिया, देन ये एनफोर्सिएबल हो जाता है। तो ये सिर्फ टेम्परली अनएनफोर्सिएबल है, बाद में डिफेक्ट को निकाल दो तो वह एनफोर्सिएबल भी हो जाएगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इट इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स आइदर ओरल और रिटन। ठीक है, लेकिन अगर वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, ओके, इट इज इनफर्ड। मैं अंडरस्टूड भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, एक बेटर वर्ड लिखना चाहिए हमें। इट इज इनफर्ड फ्रॉम एक्शन ऑफ द पार्टीज, या फिर आप कंडक्ट भी लिख सकते हो, एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, या फिर इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड circumstances of the case। तो इसे बोलते हैं implied contract। implied means it is understood, it is made in words otherwise than in writing। okay,
or oral. Words are not used. It is understood from the action of the parties, facts and circumstances of the case. एक कूली वाला एग्जाम्पल है, एक कूली वाला एग्जाम्पल है जो हमेशा आता है. ए ने ट्रेन से उतर के अपने बैग्स प्लेटफॉर्म पे रख दिए. ठीक है, एक कूली आया और उसने वो बैग्स उठा के एग्जिट की तरफ चलता बना. इस पे ये केस बेस्ड क्वेश्चन आता है. इसको प्लीज आप कर लेना. ये मेरे कंपाइलर में भी कवर्ड है. मेरा कंपाइलर एक कंपाइलेशन है ऑफ ऑल द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी क्वेश्चन. उसमें ये है केस बेस्ड क्वेश्चन. आपको दिखा दूं क्या क्वेश्चन? ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट. ये रहा. इसमें कौन सा क्वेश्चन है? तो ये देखो, ये मेरा कंपाइलर है जिसमें सारे मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं विद प्रॉपर आंसर्स, प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन. यस, ये रहा. ये देखो, ऐसा टाइप का कहाँ गया पूली वाला एग्जाम. ये रहा. A coolie picks up the luggage to be carried out of the railway station without being asked. तो ऐसे देखो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है. ये मेरे लेक्चर के नोट्स है क्योंकि लेक्चर में हम कंपाइलर का हर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो कूली ने वो उठा लिया. ओके, तो दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे आपको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इट इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स. It is understood from the action, conduct of the parties. Students, this compiler is also available on my websites, thepritiagarwal.com. यहाँ पर देखो provisions, facts, analysis, conclusion, ऐसे मैंने 4 steps में आपके आंसर्स को लिखा है. तो इस तरीके से फुल लेंथ प्रॉपर आंसर में आपको फॉर्मेट भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है. ठीक है, तो वो कूली था, वो सामान उठा के चलने लगा एग्जिट की तरफ. तो लॉ क्या बोलता है कि तुमने उसको रोका नहीं ना. It is understood from your conduct that you want his services. It's a valid contract, it's an implied contract. पैसे तो देने ही पड़ेंगे आपको. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये कोई अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं. अगर आप बैरक देखोगे तो आपको ऐसा कोई क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं मिलेगा. दिस इज अ टाइप ऑफ implied कॉन्ट्रैक्ट. टैसिट का मतलब होता है इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द पार्टी. ठीक है, इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द पार्टी. यहां पर भी वर्ड्स आर नॉट यूज्ड. इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या फिर फैक्ट्स. ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है. वर्ड्स तो यूज करते ही नहीं है. अगर आपको एग्जाम में एटीएम दैट इज विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम, ठीक है, वैसा कोई क्वेश्चन आया या फिर सेल बाय फॉल ऑफ हैमर का क्वेश्चन आता है आपको. ठीक है, अगर आपको एटीएम का क्वेश्चन आया या फिर सेल बाय फॉल ऑफ हैमर का कोई क्वेश्चन आया तो आप बोलोगे कि ये सेल बाय फॉल ऑफ हैमर ऑक्शन सेल में. ठीक है, तो अब आप सिलेक्ट करोगे टैसिट. बस यही दो में आप टैसिट सिलेक्ट करोगे. अदरवाइज यू कैन गो फॉर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड या फिर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यूनिलैटरल मतलब इट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच आफ्टर फॉर्मेशन ओनली वन पार्टी हैज टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन. दूसरी पार्टी ने अपना काम ऑलरेडी कर दिया होगा. ठीक है, तो आफ्टर फॉर्मेशन, ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर फॉर्मेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जब हम देखने गए, आफ्टर फॉर्मेशन ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म. दूसरी पार्टी ने अपना काम ऑलरेडी कर लिया हुआ है. जैसे ए ने एक पास्ता ईटिंग कॉन्टेस्ट रखी थी और उसने बोला कि जो भी जीत जाएगा ना, तो ये एक्स है वो विनर था, उसको हम 10,000 रुपीज देंगे. अब इसने तो अपना काम कर लिया खाने का, अब वो जीत गया, अब ए उसको 10,000 रुपीज देगा. कॉन्ट्रैक्ट बन गया. इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ओनली ए हैज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन. एक्स ने तो अपना काम ऑलरेडी पहले कर लिया हुआ था. दिस इज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. बाइलैटरल इसको एग्जीक्यूटरी भी बोलते हैं, इन विच आफ्टर फॉर्मेशन both parties have to fulfill their obligation. मतलब दोनों पार्टी का काम अब भी बाकी है. जैसे एक्स ने वाई से कहा कि मैं तेरे को मेरी कार सेल करूंगा फॉर ₹5 लाख. अब तक इसने कार दी नहीं है और ना ही इसने पैसे दिए. ये लोग देंगे, फ्यूचर में देंगे. दिस इज नोन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अभी भी काम करना बाकी है. दिस इज नोन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और इसी के साथ हमारा जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट था वो खत्म हुआ. ये भी हमने रिवाइज कर लिया.
Next, let us revise the concept of offer and acceptance. सेक्शन 2 क्लॉज ए में ऑफर की डेफिनेशन दी हुई है दैट व्हेन वन पर्सन, क्या हमको ये डेफिनेशन लर्न करनी है? अगर आपको ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा विद द डेफिनेशन ऑफ offer. So when one person signifies his willingness to do or abstain from doing anything with the view of obtaining the consent from the other person, he is said to have made a proposal. Proposal मतलब ऑफर. इसको ब्रेक करके इसको लर्न करेंगे. When one person signifies to another, सिग्निफाई करना मतलब कम्युनिकेट करना. हिज विलिंगनेस मतलब ये मेरी फाइनल मर्जी है, मैंने डिसाइड कर लिया है आइदर टू डू और नॉट टू डू, दैट इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. टू डू समथिंग इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑफर, नॉट टू डू समथिंग दैट इज द नेगेटिव काइंड ऑफ ऑफर. मैंने ये सब क्यों किया है? विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट. असेंट का मतलब होता है कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन, देन ही इज सेड टू हैव मेड अ प्रपोजल. तो डेफिनेशन आपको लर्न करनी है बिकॉज इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम. अगर एसेंशियल्स का क्वेश्चन आता है तो लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन. अच्छा, डेफिनेशन में से हमको सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाएंगे. दैट इट मस्ट बी मेड बाय वन पर्सन टू अनदर बिकॉज यू कैन नॉट मेक द ऑफर टू योरसेल्फ, सो यू नीड मिनिमम 2 parties. इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. टू डू मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट, जैसे आई वांट टू सेल दिस पेन टू यू, इट्स अ पॉजिटिव एक्ट. नॉट टू डू समथिंग दैट इज एज एब्सटेन, दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑफर. अब एक्स ने वाई को 5 लाख रुपए दिए थे, वाई उसको रिटर्न ही नहीं कर रहा. तो एक्स बोलता है मैं तेरे पे केस फाइल कर दूंगा. वाई बोलता है बस मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे, मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा. तो एक्स बोलता है आई विल नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट यू इफ यू मेक द पेमेंट इन 2 weeks टाइम, और तू मुझे 500 रुपए एक्स्ट्रा भी देगा. आई विल नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट यू, दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑफर. तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स आ जाएंगे. ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट. कंसेंट, मैं टाइम पास के लिए ऑफर नहीं दे रही, ये मेरी फाइनल विलिंगनेस है. मैं कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं बोल रही. जैसे एक्स ने वाई से कहा विल यू बाय माई कार, कितना क्लियर ऑफर दिया है. क्या उसने ऐसे बोला आई विश टू सेल माई कार, मैं सोचता हूँ मेरी कार बेच दूं? ऐसा नहीं बोला है. उसने बोला कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार, तू खरीदता है क्या? तो ऑफर इज अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस. इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट. तो इसमें इसका इंटेंशन था, क्या था कि भाई तू हाँ या ना मुझे बोल दे. सिर्फ एक स्टेटमेंट बोली. ओके, मियर एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस, मियर स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑफर. आई विश टू गेट मैरिड, वो ऑफर नहीं है. आई विश टू सेल माई कार, वो ऑफर नहीं है. डू यू वॉन्ट टू बाय माई कार, डू यू वॉन्ट टू मैरी मी, ये एक प्रॉपर ऑफर होगा बिकॉज आई एम मेकिंग इट विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में आ जाएगा. सबसे पहले आएगा जनरल ऑफर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ जनरल ऑफर? जनरल ऑफर मीन्स एन ऑफर व्हिच इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज. सारे कीवर्ड्स यहीं पे लिखे हुए हैं. इट इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट इट बाय परफॉर्मिंग द डिजायर्ड एक्ट. यहाँ पर एक केस लॉ भी हमने पढ़ा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल. कम तो मेरे कीवर्ड्स क्या है? इट इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन बाय परफॉर्मिंग द एक्ट. आप ये भी लिख सकते हो एनीवन हु हैज नॉलेज, लेकिन सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा. जो लिखा हुआ है डिजायर्ड एक्ट वो आपको करके दिखाना है. जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मेरा बेटा खो गया, उसको ढूंढ के ला. हाँ मुझे पता है खो गया है, मेरे पास नॉलेज है, डजंट मीन आई हैव एक्सेप्टेड. मैं जाऊंगी उसको ढूंढ के लेके आऊंगी. नॉलेज के बाद मुझे एक्ट भी करना है. तो मेरे पास नॉलेज है और मैं टर्म्स फुलफिल कर लेती हूँ, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना. यहाँ पर मिसेस कार्लिल को वो स्मोक बॉल के बारे में पता था, ये इन्फ्लुएंजा क्योर करता है, बस उससे एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता. वो गई, खरीदा, यूज किया, वो डिजायर्ड एक्ट किया, तब जाके एक्सेप्टेंस हुआ ना. तो ही हैज नॉलेज ऑफ द ऑफर. इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय समवन हु हैज नॉलेज ऑफ द ऑफर. स्पेशल ऑफर क्या होता है? एन ऑफर विच इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन ओनली. तो जो ऑफर मैं एक स्पेसिफिक पर्सन को करती हूँ और सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट करते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी वांट टू बाय दिस पेन, आप ही एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता. उस टाइप ऑफ ऑफर को बोलते हैं हम स्पेसिफिक ऑफर. क्रॉस ऑफर, देयर आर 2 आइडेंटिकल ऑफर्स व्हिच आर मेड इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर at the same time. It is not a binding contract. Okay, it is not binding. You can write contract. क्या आप ऑफर भी लिख सकते हो. इट इज नॉट बाइंडिंग, ठीक है. एक तो आपने यहाँ पर आइडेंटिकल ऑफर्स दिए हुए हैं, सामने वाली पार्टी भी वही ऑफर दे रही है, ये आपको पता ही नहीं था, और सेम टाइम पे हो रहा है. जैसे एक्स ने वाई को ऑफर किया
क्या तू मेरी कार खरीदेगा? एट द सेम टाइम वाई ने बोला, अरे तू कल बोल के करते, तेरे को कार बेचनी है, मुझे बेचता है क्या? हम दोनों एक दूसरे को एक ही ऑफर दे रहे हैं। आप यहां पर लिख सकते हो, देर आर टू ऑफर्स, देर इज नो एक्सेप्टेंस, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो क्रॉस है ऑफर, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्रॉस ऑफर में देर आर टू ऑफर्स, देर इज नो एक्सेप्टेंस, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। देन वी हैव काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हाईलाइट ओवर योर एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसी पे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर ऑफर? काउंटर ऑफर के कीवर्ड्स क्या है? देखो, मैंने आपको ऑफर किया, डू यू वांट टू बाय दिस पेन, आप बोलते हो हम ये पेन खरीदेंगे प्रोवाइडेड आप मेरी पेंसिल भी खरीदो। आपने मेरे ओरिजिनल ऑफर में मॉडिफिकेशन कर दिए, वेरिएशन कर दिए, किसमें? इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। आपने एज इट इज एक्सेप्टेंस नहीं दी, आपने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे दी। क्वालिफाई मतलब कुछ चेंज कर दिया, उसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया। दिस अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। आप यहां पर लिख सकते हो, काउंटर ऑफर is rejection of the original offer. In fact, this is a new offer altogether. ये हमारी इंटरप्रिटेशन है। तो मेरे कीवर्ड्स क्या हो गए यहाँ पर? काउंटर ऑफर जो है वो एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब मैंने एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उसको क्वालिफाई कर दिया। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? मैंने ओरिजिनल ऑफर में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए, वेरिएशन कर दिए इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। Counter offer is rejection of the original offer. Counter offer does not amount to acceptance. It is rejection of the original offer and giving a new offer altogether. ये बाद में भी हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टेंस में, दैट काउंटर ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, लेकिन ये मेरे कीवर्ड्स हैं। स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर, इट इज एन ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2 साल के लिए ये ऑफर ओपन है, आप 2 साल में कभी भी कितनी बार भी एक्सेप्ट कर सकते हो। ये मेरे कीवर्ड्स हैं, इट इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल, ए लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, ए लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको एक फ्लाईओवर बनाना है जिसको बनने में 2 साल लगने वाले हैं। और ये फ्लाईओवर बनाने के लिए दे नीड सीमेंट बैग्स। तो वो बहुत सारे लोगों से बोलते हैं कि भाई तुम क्या प्राइस पे सप्लाई करोगे, हमको बताओ। तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये सब लोग कोटेशन देते हैं। जेड का प्राइस सबसे कम था तो हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब हम जेड को बोलते हैं कि देख भाई, हमको सारे बैग्स अभी के अभी नहीं चाहिए, 2 साल में चाहिए। बोलते हैं अरे डोंट वरी, मेरा तो ओपन ऑफर है, तुमको जब जितने बैग चाहिए तभी बता देना। सबसे पहले ए लिमिटेड ने ऑर्डर प्लेस किया 1000 बैग्स का, फिर ऑर्डर दिया 10,000 बैग्स का, फिर ऑर्डर दिया 1 लाख। तो उन्होंने बोला था, उन्होंने कमिट किया था कि 2 साल में हम तुमको 10 लाख बैग्स का ऑर्डर देंगे। ईच ऑर्डर प्लेस्ड is acceptance of the open offer of Z. Each order is a separate contract. ये ऑफर जो 2 साल के लिए ओपन है, भाई तुमको जब जितने बैग्स चाहिए तभी बता देना, दिस इज नोन एज स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। इट इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? इट इज मेड बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन। तो ये मेरे की पॉइंट्स हो गए कि ये वर्ड्स में बनता है, वो स्पोकन हो सकते हैं या रिटन हो सकते हैं। लेकिन अगर वर्ड्स यूज ही नहीं किए, इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या फिर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट एक्शन। कंडक्ट का मतलब होता है एक्शन ऑफ द पार्टीज, या फिर फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस से आता है, देन दैट इज नोन एज इम्प्लाइड
ऑफर, आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो, बस इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, बस इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, दिस इज नथिंग बट एन इम्प्लाइड ऑफर। मैं तो स्टेशन जा रही, तुमको आने बैठ जाओ, हम बैठ जाते, दैट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम आवर एक्शन कि हम तुम्हारी सर्विसेज यूज करें, हम तो पे करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं रूल्स ऑफ ऑफर की तरफ। रूल्स में ये भी आपको एज अ थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इस पे भी कुछ ऐसे ऐसे असेंशियल्स रूल्स हैं जिन पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगी कि ये पर्टिकुलर रूल पे केस बेस्ड आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो केस बेस्ड आने का चांस मोस्टली तो काउंटर ऑफर पे ही है, लेकिन जनरल ऑफर पे भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस पे भी आता है। स्टैंडिंग ओपन में बहुत रेयरली आए हैं, मेरे को लगता है एक आध बार ही कभी आया होगा, बहुत रेयरली आया। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, तो ऐसा कौन सा ऑफर है जो लीगल रिलेशन क्रिएट करता है? बिजनेस या फिर कमर्शियल। मैम आप बोल रहे इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी है, हाँ बिल्कुल, अभी आप इस सबको लर्न करो। और देखो यहाँ पर मैंने जगह दी है, यहाँ पर आप लिख के कीवर्ड्स को लर्न कर लो, ठीक है, लर्न करना है आपको लिख के। इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो हमने हमारे लेक्चर्स में भी कवर किए हैं, वो भी आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, तो जितने भी बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं वहां पर आप बिजनेस रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। एंड जितने भी सोशल है वहां पर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, अरे सामने वाली पार्टी को ऑफर के बारे में पता चलेगा तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा, अगर उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं तो वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसपे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ऑफर सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, ऑफर क्लियर होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, ओके, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब एक वर्ड एक ही मीनिंग। अब एक्स ने वाई से कहा विल यू बाय माई कार, पता नहीं मैं 5 लाख में बेचूंगा या 6 लाख, मैंने डिसाइड नहीं किया, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर क्योंकि सर्टेन है ही नहीं अमाउंट। लेकिन ऑफर कंडीशनल हो सकता है, बट शर्त सिर्फ इतनी है दैट द कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अलोंग विद ऑफर, जो भी कंडीशन है वो ऑफर के साथ ही बता दो, बाद में कम्युनिकेट किए तो वी आर नॉट लायबल एंड बाउंड बाय दोस टर्म्स एंड कंडीशन। तो ठीक है, आपका ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है, बट बस शर्त इतनी है दैट इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड अलोंग विद द ऑफर। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कंडीशन डाल दो, जो भी कंडीशंस हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, ये कीवर्ड्स हैं, आपको एग्जाम में बस इन्हीं को इलेबोरेट करना है, इसको सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। Communicate, the terms must be communicated along with the offer and these terms and conditions must be reasonable, बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा आपको। Offer must not contain a term the non-compliance of which amounts to acceptance. Offerer cannot say that if it is not accepted within a certain period of time, I will presume it to be accepted. जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए वैसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि हम अज्यूम कर लेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक्स ने वाई से कहा विल यू मैरी मी, and if you don't reply by today evening 5 PM, I will assume that you have accepted my offer. ऐसे कैसे assume कर सकते हो? जैसे ऑफर कम्युनिकेट किया वैसे उसका एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। यू कैन नॉट प्रिज्यूम इट टू बी एक्सेप्टेड। ऑफरर मस्ट कम्युनिकेट स्पेशल टर्म्स या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी स्पेशल टर्म्स है वो आइदर कम्युनिकेट होना चाहिए आइदर बिफोर या फिर अलोंग विथ ऑफर। तो या तो आप उसको ऑफर के पहले कम्युनिकेट कर लो या बाद में कम्युनिकेट कर लो। वी आर नॉट बाउंड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस विच यू कम्युनिकेट लेटर ऑन। तो आपका जो कम्युनिकेशन है दैट मस्ट बी डन आइदर बिफोर और अलोंग विद द ऑफर। तो आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डालना चाहते हो तो ऑफर के साथ ही बता दो, टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल होने चाहिए।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपका ड्राई क्लीनिंग हो गया, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, बैंकिंग। देखो आप बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हो तो वो आपको एक फॉर्म देता है, आपको जो फॉर्म देगा वो मुझे भी देगा, इसमें हम कोई चेंजेस तो नहीं करवा सकते, इट इज लाइक टेक इट और लीव इट। तो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, करना है करो, नहीं करना जाओ। तो उनमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है हम बोलते हैं कि भाई हाँ भाई तुमने एकदम फाइन प्रिंट में लिखा होगा, लेकिन एटलीस्ट कम्युनिकेट तो करो सामने वाली पार्टी को। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन आपको थ्योरी भी लर्न करनी है, लर्न द थ्योरी। हाउ इज ऑफर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर? मैं बोलती हूँ डू यू वांट टू बाय दिस पेन, इट्स अ वेरी डेफिनेट ऑफर, आप यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट इमीडिएटली। लेकिन मैं बोलती हूँ मुझे इसके 50 पीसेस चाहिए, बोलो क्या प्राइस में दोगे? आई एम इन्वाइटिंग ऑफर फ्रॉम दी अदर पर्सन, उसको बोलते हैं इन्विटेशन टू। तो ऑफर बड़ा डेफिनेट होता है, ये हमको हमारे आंसर में लिखना है, ऑफर बड़ा डेफिनेट है। इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली। मेरा इंटेंशन था, आप एक्सेप्ट कर लोगे, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन इन्विटेशन जो है वो सिर्फ एक सर्कुलेशन ऑफ ऑफर, इट कम्स बिफोर अ डेफिनेट ऑफर। इनफैक्ट आई एम इंड्यूसिंग, आई एम कॉलिंग ऑफर फ्रॉम दी अदर पर्सन। ये एक फाइनल एक्सप्रेशन है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तुमको मेरे साथ ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है, हाँ या ना बोलो। यहाँ पर इट डज नॉट बिकम एन एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट अपॉन एक्सेप्टेंस, इनफैक्ट आई एम आस्किंग द अदर पर्सन टू गिव दी ऑफ। इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट सदर्न लिमिटेड, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ऑफर जो है इट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इमीडिएटली, ऑफर ही इमीडिएटली बाउंड हो जाएगा। यहाँ पर तो वी आर एक्सपेक्टिंग ऑफर फ्रॉम द अदर पर्सन। अगर आपको एग्जाम में नेगोशिएशन ऐसा वर्ड मिलता है, so then it is a hint that they are talking about invitation to offer. Display of goods, कि भाई विंडो डिस्प्ले है, ठीक है, विंडो डिस्प्ले लिख दो। विंडो डिस्प्ले इज नथिंग बट इन्विटेशन टू ऑफर। ओके, डिस्प्ले पे कुछ पड़ा, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। हम तो बेच रहे, तुम बता दो। कस्टमर ऑफर देता है विच विल बी आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द शॉपकीपर। तो ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में आने ही चाहिए। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्टेंस। तो यहां पर आ जाते हैं रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसा ऑफर दिया है आपको वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, नो कंडीशंस अटैच्ड। जैसा ऑफर दिया है वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर मैंने उसमें कुछ कंडीशन डाल दी, अगर मैंने कुछ क्वालिफिकेशन मॉडिफिकेशन डाल दी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस। इन फैक्ट इट इज जस्ट अ काउंटर ऑफर, एंड काउंटर ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, इट इज अ न्यू ऑफर ऑल टुगेदर। आप यहां पर लिख सकते हो काउंटर ऑफर does not amount to acceptance. In fact, it is a new offer altogether. तो जैसा ऑफर दिया है वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट होना चाहिए, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, वेरिएशन और चेंजेस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom the offer is made. अगर कोई जनरल ऑफर है so it can be accepted only by the person who has knowledge of the offer. लेकिन अगर कोई स्पेशल ऑफर है, it can be accepted only by the person to whom it is made. जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्टेंस दे सकता है, और जनरल ऑफर में जिसको ऑफर के बारे में पता है वही उसको एक्सेप्ट करेगा। आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं तो फिर आप एक्सेप्ट कैसे करोगे ना। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्स ने वाई को ऑफर दिया, ठीक है, ये ऑफरर है, ये ऑफरी है। तो ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस किसको कम्युनिकेट करेगा? ऑफरर को। कौन कम्युनिकेट कर सकता है एक्सेप्टेंस? कौन कम्युनिकेट करेगा? या तो ऑफरी खुद करेगा या उसका कोई ऑथराइज्ड पर्सन कर देगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी
कम्युनिकेटेड। अरे आपने बस मन में सोच लिया हाँ मेरे को एक्सेप्टेंस करना है, चलेगा क्या? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड आइदर बाय द ऑफरी और ऑथराइज्ड पर्सन। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ आ जाता है, पॉवेल वर्सेस Powell versus Lee. That is one important case law that it must be accepted by authorized person. अब पॉवेल वर्सेस ली में क्या हुआ था? मिस्टर पॉवेल ने अप्लाई किया था फॉर द जॉब ऑफ अ हेडमास्टर। जो स्कूल की कमिटी थी उन्होंने सोचा कि हाँ इसको हम हेडमास्टर अपॉइंट करेंगे। ओके, तो उन्होंने इंटरनली ही डिसाइड किया था कमिटी ने। मिस्टर ली ने, जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, मिस्टर ली गए और इनको बोला हाँ भाई तेरा तो अपॉइंटमेंट पक्का हो गया। अब इनके पास तो बोलने की अथॉरिटी थी ही नहीं, तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगा? नहीं। स्कूल वाला ने किसी और को अपॉइंट कर दिया। मिस्टर पॉवेल ने केस कर दिया कि अरे तुम्हारी वजह से मैंने किधर और एम्प्लॉयमेंट ली नहीं, तुमने तो बोला मेरे को अपॉइंट करोगे, तुमने तो किसी और को अपॉइंट कर दिया। तो इन दिस केस हमारा कंक्लूजन क्या है कि अरे भाई ये वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं, उसके पास तो अथॉरिटी थी ही नहीं तुमको एक्सेप्ट करने की, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, तो हम वी कैन नॉट टेक एनी एक्शन। Silence does not amount to acceptance. Acceptance must be communicated. Uncommunicated or mental acceptance is not valid acceptance. अच्छा, एक्स ने एक कंपनी के मैनेजर को प्रपोजल दिया था कि क्या तुम मेरे से कोल परचेज करोगे। मैनेजर ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उन्होंने लिख लिया लेकिन कम्युनिकेट करना भूल गए, अपने टेबल के ड्रॉवर में ही रहने दे दिया। ओके, ये टेबल के ड्रॉवर में ही रख दिया उन्होंने, कम्युनिकेट किया ही नहीं, तो क्या कम्युनिकेशन होगी? नहीं होगी। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मियर मेंटल एक्सेप्ट, हाँ मैंने सोचा था, अरे लेकिन तुमने लेटर पोस्ट करके इसको दिया ही नहीं ना, तो कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड स्पेसिफाइड। ओके, नाउ एक्स ने वाई को ऑफर किया कि क्या तू मेरी बाइक खरीदेगा, तेरा रिप्लाई कुरियर से ही भेजना। अब वाई ने अगर वो रिप्लाई कुरियर से भेजा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अपना जो रिप्लाई है वो रेगुलर पोस्ट से भेज देता है, अरे बाबा गड़बड़ हो गई। तो अब एक्स के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले या फिर उसको रिजेक्ट कर दे कि नहीं तेरे को तो बोला था ना कुरियर भेजना, तूने पोस्ट से क्यों भेजा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो भी तेरा एक्सेप्टेंस हमने रिजेक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। लेकिन जो भी रिजेक्शन है वो उसको रीजनेबल टाइम में करना चाहिए। अच्छा, एक्सेप्टेंस का मैंने टाइम दिया, भाई तुमको ये खरीदना है, एक हफ्ते में रिप्लाई दे देना। टाइम दिया तो उसी टाइम में एक्सेप्ट होना चाहिए, टाइम स्पेसिफाई नहीं किया तो रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करो। व्हाट इज रीजनेबल, वो लॉ में डिफाइन ही नहीं किया है। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द acceptance must be given before the offer lapses, means before it comes to an end or before it is withdrawn. X ने Y को एक ऑफर दिया और फिर उसको विड्रॉ कर दिया और Y को इस विड्रॉवल के बारे में पता है, फिर भी अपना एक्सेप्टेंस दे देता है। विल इट बी वैलिड? नो। एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस मतलब वर्ड्स में होगी, स्पोकन और रिटन। इम्प्लाइड मतलब इट इज फ्रॉम एक्शन। यहां पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, बस इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, वो इम्प्लाइड ऑफर है, ये ऑफर है। एंड वी बोर्ड द बस, दैट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। वर्ड्स तो किसी ने यूज किए ही नहीं, ठीक है, तो इन दिस केस इट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये थे हमारे ऑफर एक्सेप्टेंस। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट रह गया है कम्युनिकेशन का। देखो अगर पार्टीज फेस टू फेस बैठे हैं, देयर इज नो गैप इन कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम आती है जब डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे होते हैं। जैसे एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या तू मेरा घर खरीदेगा,
50 लाख में इसने अपना लेटर ऑफ ऑफर पोस्ट किया ऑन 5th ऑफ अप्रैल, वाई को मिला ऑन 7th, वाई ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया ऑन 8th, पोस्ट किया और ये रीच हुआ एक्स को ऑन 10th। डेट्स देखा मैंने कैसे लिखी? व्हेन कैन वी से दैट ऑफर इज कम्युनिकेटेड? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होगा? ऑल द डेट्स गो क्रॉस। ऑफर का क्वेश्चन है, ऑफर की डेट्स देखो। जब वाई को ऑफर के बारे में पता चला तभी हम बोल सकते हैं ना ऑफर इज कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये कब होगा? देखो यहां पर दो पार्टीज हैं। एक्स के लिए कम्युनिकेशन होता है व्हेन द लेटर इज पोस्टेड 8th और वाई के लिए होता है ऑन 10th व्हेन इट रीचेस। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना 8th को और वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना ऑन द 10th। अब अगर मैं रिवोकेशन की बात करूं, मतलब मैंने ऑफर तो दे दिया, फिर लगा नहीं देना चाहिए था, मैंने एक्सेप्टेंस तो दे दिया, फिर लगा नहीं देना चाहिए था। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर कौन से डेट से पहले पहले कर सकते हो? एनी टाइम बिफोर कॉन्ट्रैक्ट कब बना? 8th को। एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब होगा? एनी टाइम बिफोर 10th। तो ये डेट से पहले आप रिवोकेशन कर सकते हो। अगर आपने ये फॉर्मेट फॉलो कर लिया, आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। 2-3 पॉइंट्स है। रिवोकेशन मस्ट बी बाय अ फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ताकि आपका रिवोकेशन आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले पहुंच जाए। अरे दोनों साथ में पहुंचे, विच एवर लेटर इज ओपन फर्स्ट। तो आपका जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है और जो रिवोकेशन है दोनों साथ में पहुंचे। भैया कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना, ये कैसे डिपेंड करेगा? विच एवर लेटर इज ओपन फर्स्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना है कि नहीं बना है वो डिसाइड होगा बाय विच एवर लेटर इज ओपन फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर ऑन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब आपको चाहिए तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द चैप्टर ऑन कंसिडरेशन। ठीक है, चलो ब्रेक ले लो, फिर मिलते हैं। ऑल राइट, लेट अस नाउ डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट बुक हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है capreetyagarwal.com। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारा जो फर्स्ट कमेंट है इस वीडियो का उसमें दे दिया है। आप अगर ये चार्ट बुक अपनी बनाना चाहते हो तो टाइम इज राइट, अभी जाओ वेबसाइट पे और ये चार्ट बुक परचेज कर लो, क्योंकि ये बेस्ट बुक है फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। इसी के साथ अगर आपको चाहिए कि मैम ये जो चार्ट्स आपने बनाए ये लर्न तो हो गए हैं, लेकिन मुझे लिखने के लिए ना आपकी मदद चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी के साथ अगर मैं लिखूं तो मेरा परफॉर्मेंस बेटर होता है और कीवर्ड्स हम बेटर कवर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि ये राइटिंग प्रैक्टिस के लेक्चर्स चाहिए और जो हम डिस्कस कर रहे हो उसको और डिटेल में चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, आपने जो भी क्लासेस लगाई थी या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है एंड यू वांट माय हेल्प, तो इसके डिटेल लेक्चर्स भी अवेलेबल है ऑन माय वेबसाइट capreetyagarwal.com। ज्यादा मत सोचो, अगर अभी आप सोचने बैठोगे तो फिर गाड़ी निकल जाएगी। अगर अटेम्प्ट लग जाएगा तो फिर क्या फायदा, 3 महीने वही सब वापस पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करो अपने आप में, परचेज कर लो एंड गेट डन विद इट। ओके चलो कंसिडरेशन चैप्टर शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? यस, एक अगर मैं लेमैन को पूछे तो कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। और इसका लैटिन फ्रेज क्या है आपको याद है? क्विड प्रो क्यो। So consideration means something in return and the Latin phrase is quid pro quo। दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन मिलना ही चाहिए। There must be consideration for both the parties। अगर एक ही पार्टी को कंसिडरेशन मिलता है then it is not a valid contract। जैसे X ने Y को प्रॉमिस किया that I will sell 10 bags of rice to you
और वाई ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 10,000 रुपीज दूंगा, देयर इज कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, समथिंग कैन बी एनीथिंग ऑफ वैल्यू, ऐसा जरूरी नहीं है कि मनी ही होना चाहिए। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे मेरा डॉग सेल करूंगा, और बी ने प्रॉमिस किया कि मैं रिटर्न में तुझे मेरी कैट दूंगा। बोथ द पार्टीज आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, यहाँ पर मनी नहीं है, बार्टर है, बट फिर भी दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, दिस इज वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कंसिडरेशन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें राइस दूंगा, और वाई ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे पैसे दूंगा, बोथ आर रेडी टू डू समथिंग, दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। नेगेटिव मतलब नॉट टू डू समथिंग, दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। एब्सटेनेंस वर्ड भी होता है ना, रिफ्रेन, नेगेटिव एस्पेक्ट है ये। ए वॉन्टेड टू गेट हिज डॉटर मैरिड, अब आपको तो पता है कि शादी में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो उसको लगा कि मैं मेरा लैंड बेच देता हूँ, और जो भी लैंड के बेचने से पैसे आएंगे मैं उससे मेरी बेटी की शादी कर दूंगा। उसका बेटा बोलता है कि नहीं डैड, आप ये लैंड मत बेचो। तो बोलते हैं मैं पैसे कहां से लाऊंगा। सन बोलता है डैड मैं आपको पैसे दूंगा, आपको 5 लाख चाहिए ना, मैं दूंगा, लेकिन आप अपना लैंड मत बेचो, इसकी बहुत वैल्यू मिलेगी बाद में। डैड बोल देते हैं आई विल नॉट सेल माई लैंड, नॉट टू डू समथिंग, दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। ये भी कंसिडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सो कंसिडरेशन इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमको लर्न करके जानी है। यस, यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी of the act. Consideration means when at the desire of the promisor, the promisee or any other person, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे essential elements है ना, वो मुझे यहीं से मिल जाएंगे। Essential elements are hidden in the definition itself. When at the desire of the promisor, it means consideration must move at the desire of the promisor. The promisee or any other person, it means that consideration may be supplied, it may be given either by the promisee or any other person. When the promisee or any other person has done or abstained from doing, has done, this is the positive aspect of consideration. Abstain from doing, this is the negative aspect of consideration. ठीक है, तो consideration includes both positive as well as negative aspect. So when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has either done or not done something. अब ये यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है ना, he has done, this means past consideration. has done की बात करें, past consideration. he does, present consideration. और he promises, future consideration. ओके, तो कंसिडरेशन पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकती है। सो ही हैज आइदर प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ओके, दिस इज बिकॉज वी आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, दिस इज नथिंग बट कंसिडरेशन। सच एक्ट और एब्सटेनेंस, एब्सटेनेंस का मतलब होता है नॉट टू डू समथिंग। दिस एक्ट और एब्सटेनेंस इज नोन एज कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स मुझे डेफिनेशन में से ही मिल गए। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज बी मनी, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आप बार्टर एक्सचेंज है वो भी कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन ऑल्सो इंक्लूड्स फोरबेरेंस, आप फोरबेरेंस वर्ड बोलो या फिर आप एब्सटेनेंस वर्ड बोलो, एब्सटेनेंस बोलो, फोरबेरेंस बोलो, दे मीन द सेम, नॉट टू डू समथिंग। एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा? कंसिडरेशन मस्ट मूव, मस्ट वर्ड हमेशा प्रोमिसर के साथ आता है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के बोलने पे आपने वो काम किया है। अगर कोई भी काम आप वॉलंटरीली कर लेते हो या फिर किसी थर्ड पार्टी के बोलने पे कर लेते हो, देन दैट इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट मूव, इट मस्ट बी डन एट द डिजायर और द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। एनी एक्ट विच इज डन वॉलंटरीली, मैंने जगह दी है यहां पर ताकि हम लिख ले, एनी एक्ट विच इज डन वॉलंटरीली, दिस इज नॉट कंसिडरेशन। एनी एक्ट विच इज डन एट द रिक्वेस्ट of the third party
इज नॉट कंसिडरेशन. ठीक है, अब यहां पर ए सेव्स बी फ्रॉम फायर, उसका घर जल रहा था. ओके, तो ए सेव्स बी हाउस फ्रॉम फायर. उल्टा ले लेते हैं, नहीं तो अगर आपको वैसे लिखने में इजी हो जाएगा क्योंकि सारे कंडीशंस भी आ जाएंगे. एस हाउस इज ऑन फायर. बी उसका नेबर है एंड ही हेल्प्स हिम टू एक्सटिंग्विश द फायर. अब मैं आपको सिनेरियोज देती हूँ, आप बोलो ये कंसिडरेशन है या नहीं है. सिनेरियो नंबर 1, बी हेल्प्स एट एज रिक्वेस्ट. ए के बोलने पे आया तो क्या वो कंसिडरेशन ले सकता है? यस. व्हाट इफ बी वॉलेंटरीली आया? ए ने नहीं बुलाया, बी वॉलेंटरीली आया, तो क्या वो कंसिडरेशन ले सकता है? नहीं, क्योंकि वो ए के बोलने पे नहीं आया. थर्ड, बी केम, बी हेल्प्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ सी सम थर्ड पार्टी, तो क्या वो कंसिडरेशन ले सकता है? ए से नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया, तू क्यों आया. यहां पर एक केस लॉ का नाम आप लिख सकते हो, केस लॉ. देखो स्टूडेंट्स, ये ना राइटिंग प्रैक्टिस बुक है. यहां पर आप ट्राई करोगे टू रिकॉल. अगर मैं सब कुछ पहले से प्रिंटेड दे दूं तो फिर मेरे टेक्स्ट बुक और चार्ट बुक में क्या फर्क रह जाएगा. इसीलिए आप बोलोगे मैम आधी से ज्यादा चीजें आपने लिखी नहीं है, हमसे ही लिखवा रहे हो. अरे वही तो एम है. अब यहाँ पर केस लॉ का नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव. ये मैं चाहती हूं कि आप खुद लर्न करके और फिर इसको रिकॉल करो. स्पेलिंग्स आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर. तो इसीलिए यहाँ पे हमने ब्लैंक्स दिए हुए हैं. अगर मैं सब कुछ पहले से ही आपको प्रिंट करके दे दूं तो फिर ये चार्ट बुक का क्या मतलब होगा, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी. ठीक है, तो ये हमारी राइटिंग प्रैक्टिस हो गई. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर बट इट मे बी गिवन, इट मे बी सप्लाइड आइदर बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. एनी अदर पर्सन में आ जाएगा प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. So consideration must be supplied either by the promisee or any other person. यहाँ पर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग केस लॉ, चिनया वर्सेस रमया. अब चिनया वर्सेस रमया में क्या हुआ था? ए इज एन ओल्ड लेडी. ठीक है, शी बाय अ गिफ्ट डीड ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ डॉटर आर रमया on the condition that every year R should pay annuity to A's sister C Chinaya. On the same day R made an agreement in writing. तो उसने लिख के एक डीड बनाई और चिन्नया को प्रॉमिस किया दैट आई विल पे. प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन बाद में पे नहीं किया, ये बोल के कि मेरी तरफ से तो तेरे को कंसिडरेशन जा रहा है लेकिन तेरी तरफ से तो मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा. देयर इज नो कंसिडरेशन. ये प्रॉमिस वैलिड ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगी. सी ने केस कर दिया. अभी आप बताओ क्या होगा. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहां पर आर ने लिख के दिया है. सी के लिए तो कंसिडरेशन है, हम ये मानते हैं. आर के लिए तो कंसिडरेशन दिखाई नहीं दे रहा. लेकिन लॉ क्या बोलता है? कंसिडरेशन मे मूव आइदर फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. हाँ, आर हम मानते हैं कि तुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में सी से कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन तेरे को ए से तो मिल गया था ना. कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. तो तुझे सी से कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन देखो ए से तो मिल गई थी ना प्रॉपर्टी, तेरे लिए भी कंसिडरेशन है. दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और यहीं पे हमने इंट्रोड्यूस किया था एक कॉन्सेप्ट, मेरे लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था, दिस इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. कैसे? अब देखो स्टूडेंट्स, कंसिडरेशन मनी इज मूविंग बिटवीन ए एंड आर. एन्युटी कहां पर मूव कर रही है? बिटवीन ए एंड आर. सो द एन्युटी इज मूविंग बिटवीन ए एंड आर. लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिलता है? सी को. सी इज सम थर्ड पर्सन हु इज रिसीविंग द बेनिफिट. सी इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू. लेकिन वो ऐसे ही नहीं सू कर सकता. आर ने लिख के दिया था, एक डीड बनाई थी, इसके चलते हुए सी कैन फाइल अ केस. तो अगर ये डीड है तो ही सी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है.
and only then C can sue. लेकिन अगर ये डीड नहीं होती, ठीक है, तो फिर C would have been stranger to contract और stranger to contract cannot sue. समझ गए आप? ओके, तो ये डीड है, इसीलिए सी स्ट्रेंजर है. अगर ये डीड नहीं होती तो सी वुड हैव बीन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फिर सी वुड हैव नॉट बीन एबल टू फाइल अ केस. तो ये कॉन्सेप्ट हमको यहां से आया था. आगे बढ़ते हैं. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. प्लीज हाईलाइट दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन. लॉ सिर्फ बोलता है दैट आई नीड presence of consideration. Consideration होनी चाहिए. It may seem adequate, it may seem inadequate. Inadequacy of consideration will not make the contract void. So law only insists on the presence of consideration, not the adequacy of it. It leaves the people to make their own बार्गेन. अब यहाँ पर हमें पॉइंट्स लिखनी है क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवाने वाली हूँ वो इंपॉर्टेंट है और ये हमारा राइटिंग प्रैक्टिस का बैच है. मैंने जगह भी छोड़ी है ताकि हम यहाँ पर लिख के प्रैक्टिस कर सके. सो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. यस, इट मे सीम एडिक्वेट, इट मे सीम इनएडिक्वेट. इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन आप लिखोगे मेरे साथ. ये राइटिंग प्रैक्टिस बैच है. Inadequacy of consideration will not make the contract void. Okay? Law only insists on the presence of consideration. It may seem adequate, it may seem inadequate. Inadequacy of consideration will not make the contract void. लेकिन फिर ये inadequacy हम कब consider करेंगे? Inadequacy will be considered only to prove that consent was not free consent. बट तभी ये यूज होगा. अदरवाइज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप अपनी 5 लाख की गाड़ी जो है वो वाई को 500 रुपए में दे दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. 500 रुपए का भी तो वैल्यू है ना. So I am not bothered about whether the consideration seems adequate or inadequate. मुझे सिर्फ consideration चाहिए. Inadequacy of consideration will not make the contract void. लेकिन हम ये कब कंसिडर करेंगे? ओनली व्हेन आई वांट टू शो वेदर द कंसेंट इज फ्री और नॉट. अगर सपोज ये केस कोर्ट में चला जाता है और वाई बोलता है कि नहीं मुझे फोर्स किया गया था अपनी गाड़ी बेचने के लिए ओनली फॉर 500 रुपीज, तो जज बोलेगा तू प्रूव करके दिखा. विल आई सेल माई कार वर्थ 5 lakhs ओनली फॉर 500? जज, आई वॉज फोर्स्ड. Only that time he can use the inadequacy of consideration as a piece of evidence to show that my consent was not free consent. बस तभी यूज कर सकते हैं, otherwise not. Next, consideration must be real and not illusory. Illusory का मीनिंग होता है imaginary. It only looks like consideration but actually it is not. ऐसा नहीं होना चाहिए. Consideration must be real. It must be of some value in the eyes of law. Okay, consideration real होना चाहिए, actual होना चाहिए. Illusory या फिर imaginary नहीं होना चाहिए. Imaginary का मतलब होता है it only looks like consideration but actually it is not consideration. Consideration is not real when it is uncertain. Like say for example, X ने Y से कहा that I will cut grass for you और Y बोलता है that I will give you some रीजनेबल रेम्यूनरेशन. मैम ये एग्जांपल्स कहाँ से आई? ये मेरे रेगुलर लेक्चर्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. ये तो सिर्फ एक रिवीजन है उसका. यस, सो एक्स ने बोला आई विल कट ग्रास फॉर यू, ये बोलता है आई विल गेट सम रीजनेबल रेम्यूनरेशन. देखने पे तो लगता है कि कंसिडरेशन है, कुछ रीजनेबल रेम्यूनरेशन मिलेगा, लेकिन कितना है अमाउंट इज नॉट सर्टन. दिस इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन. तो ये इल्यूजरी है बिकॉज ओनली लुक्स लाइक कंसिडरेशन बट एक्चुअली इट इज नॉट कंसिडरेशन. कंसिडरेशन इज इल्यूजरी. एक्स ने वाई से कहा कि तू मेरी कार रिपेयर कर, मैं तुझे 1000 रुपीज दूंगा लेकिन मेरी मर्जी, ओनली इफ आई फील लाइक. मेरी मर्जी. भाई ये तो दिखता है जैसे कंसिडरेशन है बट एक्चुअली इट इज नॉट कंसिडरेशन. इट इज ओनली इल्यूजरी, इमेजिनरी. दिस इज नॉट कंसिडरेशन. मेरी मर्जी, मेरे को देना है तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा. इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. एक्स ने वाई से कहा कि मैं तुझे एक स्टार लाके दूंगा और वाई बोलता है कि मैं तुझे उसके लिए 2 लाख रुपए दूंगा. भाई ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है. ब्रिंगिंग स्टार मून फ्रॉम द स्काई. इट इज लीगली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. ए ने बी से कहा कि आई विल गिव यू
5 लाख रुपीज टू किल सी। दिस इज लीगली इम्पॉसिबल। देखो फिजिकली तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये लीगली इम्पॉसिबल है। दिस इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। देखने में तो लगता है कि कंसिडरेशन है, बी के लिए कंसिडरेशन है 5 लाख और ए के लिए कंसिडरेशन है डेड सी। देखने में तो लगता है कि देयर इज कंसिडरेशन, एक्चुअली इट इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। नेक्स्ट वी हैव दैट द कंसिडरेशन मे बी आइदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यहां पर मेरे कीवर्ड्स क्या है? द कंसिडरेशन व्हिच हैज ऑलरेडी मूव्ड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही कंसिडरेशन मिल चुका है, दूसरी पार्टी को मिलेगा। सच काइंड ऑफ कंसिडरेशन इज नोन एज पास्ट कंसिडरेशन। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ए इज अ टीचर, बी आया उनके पास और बोला विल यू टीच माय सन। तो ये जनवरी में हुआ कि ए ने एग्री किया कि ओके आई विल टीच योर सन। तो बी ने ए से कहा विल यू टीच माय सन, ये सब जनवरी की बात है, और बी ने ए ने एग्री किया। देन इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी बी बोलते हैं मैम आपने इतना बढ़िया पढ़ाया ना कि अब मैं आपको एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। रिवॉर्ड मतलब मैं आपको कॉम्पेंसेट करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे से 5,000 रुपीज रख लीजिए। नाउ इन दिस केस ए ने अपना काम ऑलरेडी कर लिया है। फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहां पर बी बोलता है कि मैम मैं अभी आपको 5,000 रुपीज देना चाहता हूं। इस कॉन्ट्रैक्ट में देर इज कंसिडरेशन फॉर ए, लेकिन बी को तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें तो पहले मिल चुका था ना, तुम्हारे बेटे को वो पढ़ा चुकी हैं, तो देर इज कंसिडरेशन फॉर बी, लेकिन उसको पहले ही मिल चुका है। दिस इज नथिंग बट पास्ट कंसिडरेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर ना पास्ट कंसिडरेशन में एक रिक्वायरमेंट है दैट द कंसिडरेशन, यहाँ पर आप लिख सकते हो कंसिडरेशन must move at that promise. Okay, it is done at the desire of the promiser, it must move at the desire of the promiser। तो आपको यहां पर यही लिखना है that the consideration must move at the desire of the promiser। promiser बी के बोलने पर ए ने सिखाया ना, बी के बोलने पे ए ने सिखाया। अगर ए ने वॉलेंटरीली सिखाया होता देन ए कुडंट हैव रिकवर्ड एनीथिंग फ्रॉम बी, क्योंकि वॉलेंटरी एक्ट के लिए तो आपको कंसिडरेशन मिलेगा ही नहीं, आपने खुद से किया। सो द कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। बी के बोलने पर ए ने सिखाया तब पास्ट कंसिडरेशन होगी, वरना नहीं होती है। ठीक है, तो पास्ट कंसिडरेशन में द कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आपको चाहिए तो आप ऐसे भी एरो बना सकते हो। प्रेजेंट कंसिडरेशन में कीवर्ड क्या होता है? दैट इट मूव्स साइमल्टेनियसली अलोंग विद द प्रॉमिस। तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट बनते समय ही ए ने बी को एक बुक दे दी और बी ने बोला आई विल पे 500 रुपीज नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट बनते ही बी को अपनी बुक मिल गई। सो इन दिस केस इट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन फॉर बी, लेकिन ए को अपने पैसे जो हैं वो फ्यूचर में मिलेंगे। सच काइंड ऑफ कंसिडरेशन इज नोन एज प्रेजेंट कंसिडरेशन। मैम हमको यहाँ पर एक डाउट है, अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट बनते समय ही बी को बुक दे दी और बी ने इसको कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम ही पैसे दे दिए, इफ बोथ रिसीव द कंसिडरेशन, अगर इनको कंसिडरेशन मिल गई एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये प्रेजेंट कंसिडरेशन नहीं होगी, ये डायरेक्टली बन जाएगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये डायरेक्टली बन जाएगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी क्या बोल रही हूं, ये बन जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों को कंसिडरेशन मिल चुकी है। ओके, तो अगर एक पार्टी को कंसिडरेशन मिल गई कॉन्ट्रैक्ट बनते समय और दूसरी पार्टी को फ्यूचर में मिलेगी, तब जाके ये प्रेजेंट कंसिडरेशन होगा। लेकिन अगर दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल चुका है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो यहाँ पर डिस्कस ही नहीं किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। What is the meaning of future consideration? For both will get the consideration after the formation of the कॉन्ट्रैक्ट। तो ए ने बी को एक कार सेल की और बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। ए बोलता है आई विल गिव यू द कार नेक्स्ट मंथ, और बी बोलता है आई विल गिव यू 5 lakhs विद इन 10 days ऑफ डिलीवरी। क्या बी को अपनी कार मिली? नहीं।
वो फ्यूचर में मिलेगी। क्या ए को अपने पैसे मिले? नहीं, वो फ्यूचर में मिलेंगे। सिंस बोथ आर गोइंग टू गेट कंसिडरेशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नोन एज फ्यूचर कंसिडरेशन। तो ये था हमारा कंसिडरेशन। नेक्स्ट वी हैव द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी का मतलब होता है प्रिवेसी। जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ वही एक दूसरे पर केस कर सकते हैं, कोई तीसरा आकर इन पे केस नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। ठीक है, तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना ही नहीं है, तो तुम क्यों केस करोगे? जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ वही एक दूसरे पर केस कर सकते हैं। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। और ये लिखा था एक बहुत ही ब्यूटीफुल केस लॉ में, डनलॉप न्यूमेटिक टायर्स वर्सेस सेल्फ्रिज। ये केस लॉ आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखोगे उतना सफिशिएंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन? मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा उस स्ट्रेंजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से उसको कंसिडरेशन मिलता है, देन इट इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देन वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड इन दैट केस ही कैन नॉट सू। कुछ एक्सेप्शंस भी है यहाँ पर। अच्छा, मैं ये कराना ही भूल गई। एलिमेंट्स में आएगा कंसिडरेशन, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट दैट। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। कंसिडरेशन वो नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी आपकी ऑब्लिगेशन है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पुलिसमैन है, उसकी ऑब्लिगेशन है टू फाइंड द थीफ। एक्स है ना, उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया, तो वो थीफ के पास, उस थीफ के पास नहीं, पुलिस के पास गया। इसका मोबाइल जो है वो स्टोलन है, तो ये पुलिस के पास चला गया। अभी पुलिस की ऑब्लिगेशन क्या है? टू फाइंड द थीफ। अब एक्स उसको बोलता है कि अगर तू थीफ को फाइंड करेगा तो मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा। अरे यार, अगर तुम ये 5,000 नहीं भी देते ना, तो भी पुलिस की ऑब्लिगेशन है टू गो एंड फाइंड द थीफ। ये 5,000 देके आपने उसको कुछ एक्स्ट्रा दिया ही नहीं है। दिस 5,000 इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। अच्छा, पुलिस ने आपका मोबाइल ढूंढ के निकाला, क्या वो 5,000 ले सकता है आपसे? नहीं ले सकता है। दिस इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। एक लॉयर की ऑब्लिगेशन क्या है? टू विन द केस। हम उसको फीस दे रहे हैं ना। अगर ए बोलता है बी को, आई विल पे यू 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा इफ यू विन द केस। अरे अगर तू 5,000 रुपए नहीं भी बोलता ना, तो भी उसकी ऑब्लिगेशन है टू विन द केस। ये 5,000 रुपए देखिए, उसकी ऑब्लिगेशन चेंज नहीं होने वाली है। ही इज ऑलरेडी बाउंड टू डू दैट। ही इज ऑलरेडी बाउंड टू विन द केस। दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू सम एक्स्ट्रा बेनिफिट। This is not valid consideration. So consideration must not be something which the promisor is already bound to do. Consideration must not be illegal. Illegal मतलब वो unlawful नहीं होनी चाहिए. It must not be immoral. Immoral मतलब it should not be against our morals, values, upbringing, society. Okay. Opposed to public policy also means it must not be against the society. Now, इलीगल क्या होता है? जैसे बीटिंग, ओके, दिस इज इलीगल, इट इज अनलॉफुल। प्रोस्टिट्यूशन है, इट इज इमोरल। डोनेशन है, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मैंने एक्स को पैसे दिए कि वाई को तू मार। ठीक है, हमने एक्स को पैसे दिए। लेट्स से ए ने एक्स को पैसे दिए टू बीट जेड, टू बीट वाई। This contract of beating is not a valid contract because the consideration is illegal. मैम क्या है इसका? ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है। हाँ, हमने एक प्रोस्टिट्यूट को घर दिया रेंट पे, मतलब नोइंगली। ठीक है, हाउस दिया, ये इंस्टीट्यूट का एक फेवरेट एग्जाम्पल है। हाउस दिया ऑन रेंट टू अ प्रोस्टिट्यूट सो दैट शी कुड कैरी आउट हर ट्रेड। ये इमोरल है, इट इज अगेंस्ट आवर वैल्यूज, सोसाइटी, अपब्रिंगिंग। हमने प्रिंसिपल को डोनेशन दी और प्रिंसिपल ने प्रॉमिस किया कि वो ए के बेटे को एडमिशन देगा। अरे भाई, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो रह जाएगा और जो डोनेशन देने को तैयार है उसको एडमिशन मिल जाएगी। वो इतना डिजर्विंग भी नहीं है। दिस इज अगेंस्ट द अदर स्टूडेंट्स, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पर ना अगेन थ्योरी में आ जाएगा, आपको थ्योरी भी आता है, केस बेस भी आता है, बट थ्योरी में आता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं और 6-7 मार्क की वेटेज से ही आते हैं। These are few exceptions to stranger to contract. मतलब under these exceptional cases, even though party is a stranger, he can sue. Okay?
So here these are exceptions to the rule that stranger cannot sue. मतलब in these cases, okay, in these cases stranger can sue. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे स्ट्रेंजर कैन सू. इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, अब एक्स इज वेरी ओल्ड, तो उसने वाई को 10 लाख रुपए दिए इन ट्रस्ट, तो ये ट्रस्टी हो गया कि मेरे बाद ये 10 लाख रुपए मेरे ग्रैंडसन को दे देना या ग्रैंड डॉटर. ठीक है, तो यहां पर जो ग्रैंडसन है वो हो गया बेनिफिशियरी. एक्स डाइड, वाई ने पैसे देने से मना कर दिया. कैन जेड सू. अब सोचने वाली बात यह है दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन एक्स एंड वाई. जेड देखा जाए है तो स्ट्रेंजर, लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए था, ही इज द बेनिफिशियरी एंड बेनिफिशियरी कैन सू. The beneficiary, the person for whom the trust is created, he can sue. He may enforce the contract even though he was not a party to that contract. Okay. In case of family settlements, A and B, they are two brothers. इन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा बिजनेस हम पार्टीशन कर देंगे. ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम पार्टीशन करेंगे, लेकिन उन्होंने दोनों ने प्रॉमिस किया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन दैट ईच ऑफ अस विल कंट्रीब्यूट सम मनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अवर मदर. पार्टीशन हो गई, ए ने अपना पैसा दे दिया लेकिन बी पैसे नहीं दे रहा. कैन मदर सू? कैन शी सू? अब लॉ बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है. मदर देखा जाए है तो स्ट्रेंजर, बट बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हर बेनिफिट एंड इट इज एट द टाइम ऑफ फैमिली सेटलमेंट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है और हमारे पास प्रूफ है कि कुछ ऐसा एग्री हुआ था, देन यस, मदर इवन दो शी इज अ स्ट्रेंजर शी कैन सू. फैमिली डिस्प्यूट्स म्यूचुअल एग्रीमेंट से सेटल हो रहे हैं, ये इसका अंडरलाइन अजम्पशन है कि अगर आप अपने फैमिली डिस्प्यूट्स को म्यूचुअल एग्रीमेंट से सेटल कर रहे, अगर टर्म्स राइटिंग में है, the agreement can be enforced by the member of the family who were originally not a party to the settlement. मेरे एग्जाम्पल में मदर. In case of certain marriage contracts or arrangements, अब एक HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. उन्होंने एक फीमेल है डॉटर, ओके, उसकी मैरिज के लिए पैसे साइड में रखे थे. ठीक है, दे हैड केप्ट सम मनी फॉर द मैरिज ऑफ अ फीमेल. अब HUF की तो पार्टीशन हो गई. जो पार्टीशन है उसका कॉन्ट्रैक्ट मेल मेंबर्स के बीच में होता है. पार्टीशन में क्या होता है, बंटवारा हो गया. अब ये जो पैसे हमने फीमेल की मैरिज के लिए रखे थे, इवन द फीमेल इज अ स्ट्रेंजर टू दैट सेटलमेंट, शी इज अ स्ट्रेंजर टू दैट, क्योंकि फीमेल मेंबर्स पार्टीशन में नहीं आते, मेल मेंबर्स को अपने अपने फैमिली के लिए पैसे मिल जाते. फीमेल मेंबर्स, इवन दो शी इज अ स्ट्रेंजर शी कैन सू, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके मैरिज एक्सपेंसेस के लिए था, तो जो भी पैसा उसके लिए मैरिज एक्सपेंस के लिए रखा था उसको रिकवर करने के लिए वो केस कर सकती है. Assignment of contract, assignee can sue. Now, pay attention. Assignee can sue. अब एग्जाम्पल क्या लेंगे हम यहाँ पर. ए ने प्रीमियम पे करके इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली थी. ध्यान देना एग्जाम्पल. A paid premium to the insurance company and obtained an insurance policy. अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेट से 10 लाख रुपए की है. बाद में जाके उसे लोन चाहिए था, तो वो बैंक के पास चला गया, बोलता है बैंक मुझे लोन चाहिए. बैंक बोलता है मैं तेरे को लोन को दे दूं, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए. तो बोलते ठीक है, आप एक काम करो कि आप है ना ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो.
अगर मैंने और इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दो, मैं एरो यहां से बनाती हूँ। तो ए गया बैंक के पास, ओके, और उसने बोला कि आप मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो और इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दो। तो ए ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो बैंक को दे दी और बैंक ने उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट इसको लोन दे दिया। ए ने बोला कि आप मुझे इस 10 लाख की पॉलिसी के अगेंस्ट लोन दे दो, तो इसने बोला मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा। अब अगर इंश्योरेंस अब अगर ए ने लोन रीपे नहीं किया तो फिर बैंक क्या करेगा, वो इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करके पैसे रिकवर कर लेगा। मान लो कि ए ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, ए ने पैसे नहीं दिए, तो अब बैंक जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास और वो इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करके पैसे ले लेगा। सोचने वाली बात है दैट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंश्योरेंस इज बिटवीन ए एंड द इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन उसको एनफोर्स करने कौन जा रहा है? बैंक। बैंक कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्योंकि हमने यहां पर बैंक को अपना वो पॉलिसी का बेनिफिट असाइन किया था, बैंक बन जाता है असाइनी एंड असाइनी कैन सू। ओके, सो द बेनिफिट was assigned to the bank, assignee can sue. नेक्स्ट यू हैव एस्टॉपल बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब ये एस्टॉपल क्या होता है? पार्टनर बाय एस्टॉपल हमने पढ़ा है, क्या वो एक्चुअली में पार्टनर है? नहीं, बट ही इज कंसिडर्ड जस्ट लाइक अ पार्टनर। अब यहां पर देखो ना, ए हैड टू पे 5,000 रुपीज टू बी, लेकिन ही ऑल्सो हैड टू रिकवर 5,000 रुपीज फ्रॉम सी। ऐसे लिख दे। ठीक है, तो अभी बेस्ट क्या होगा कि सी डायरेक्टली जाके पैसे बी को दे दे। ओके, नाउ अगर बी ये मान लेता है, ठीक है यार, ऐसा अरेंजमेंट कर लेंगे, सो इन दिस केस सी विल गो एंड पे मनी डायरेक्टली टू बी। सी इज कंसिडर्ड एज इफ ही इज द एजेंट ऑफ ए। लेकिन क्या हमने इसको एक्चुअली में अपना एजेंट बनाया था? नहीं, ही इज कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ ए बाय एस्टॉपल। ठीक है, व्हाट इफ सी अगर पैसे नहीं देता तो क्या बी केस कर सकता है? हाँ। अब देखो ना, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एक्चुअली बिटवीन ए एंड सी। सी हैड टू पे मनी टू ए, लेकिन अगर सी पैसे नहीं देता तो फिर बी कैन फाइल अ केस। बी है तो स्ट्रेंजर, लेकिन फिर भी क्योंकि यहां पर हमने इसको अपना एजेंट माना है, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया था ना कि वो देगा, because he is considered as agent of A, B can sue. Okay, so agent by acknowledgement of liability or part performance thereof. Next we have covenant running with land. Covenant, these are nothing but conditions which are attached to the land. यहां पर लिख देते मीनिंग। कोवेनेंट का मीनिंग होता है कंडीशंस अटैच्ड टू लैंड, क्योंकि हम कोवेनेंट लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना। सो दीज आर कंडीशंस विच आर अटैच्ड टू लैंड, मतलब लैंड कैसे यूज होना चाहिए। दो फार्मर्स हैं, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम्पल की जगह है। दो फार्मर्स हैं, दे ओन एडजॉइनिंग पीसेस ऑफ लैंड। बोलते हैं कि ये लैंड पे हम हमेशा एग्रीकल्चर ही करेंगे, यहाँ पर हम कभी भी बिल्डिंग या कोई कमर्शियल यूज के लिए इसको नहीं यूज करेंगे। लैंड कैसे यूज होना चाहिए? दैट इज नथिंग बट अ कोविनेंट। दिस कोविनेंट इज अटैच्ड टू द लैंड, इट रन्स विद द लैंड, मतलब इट इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द करंट बट ऑल्सो फ्यूचर ओनर्स। तो हमारे कीवर्ड्स क्या है? दैट इट बाइंड्स not only on the current but also future owner. It runs with the land. Runs with the land मतलब कि this covenant is attached to the land. The land is burdened with it. Current owner और future owners दोनों को ये मानना पड़ेगा। Now, A और B ने डिसाइड किया था
कि हम इस लैंड पे हमेशा एग्रीकल्चर ही करेंगे। बी ने वो लैंड सी को सेल कर दिया। बाद में जाकर ए उस लैंड पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करने लग गया। कैन सी फाइल अ केस? कैन ही सू? अब सोचने वाली बात यह है दैट द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग कोविनेंट, द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग कोविनेंट वॉज बिटवीन ए एंड बी। सी देखा जाए है तो स्ट्रेंजर, लेकिन हमने पढ़ा था दैट द कोविनेंट इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द करंट ओनर बट ऑल्सो फ्यूचर ओनर। तो इवन दो ही वॉज नॉट अ पार्टी क्रिएटिंग द कोविनेंट, यही लिखा है ना, although he was not creating the covenant, but because now he is the subsequent owner, he also has to abide by the covenant. Even though he is a stranger, he can sue and he can enforce A. He can stop A from using the land for commercial purpose. Contracts made by agent. भाई agent कौन है? Agent एक middleman है. Actually में contract प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में हो रहा है। यस और नो? तो ये तो सिर्फ एक मिडिल मैन है। एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट किसका है? कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। तो अगर सपोज थर्ड पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉमिस है वो पूरा नहीं करती, कैन द प्रिंसिपल एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स? यस। प्रिंसिपल भले ही स्ट्रेंजर है, कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में होता, लेकिन एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट खुद के लिए थोड़ी ना किया था। He had entered into the contract on behalf of the principal. तो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ ना। द प्रिंसिपल, इवन दो ही लुक्स लाइक अ स्ट्रेंजर, ही कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर एंटर्ड बाय द एजेंट। लेकिन ठीक है, ये तो मालूम होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसके स्कोप ऑफ अथॉरिटी में होना चाहिए। एजेंट को वो काम करने की अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी प्रिंसिपल लायबल होगा। एंड इट मस्ट बी इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नाम के लिए किया है, प्रिंसिपल के बिहाफ के लिए किया है, तभी प्रिंसिपल लायबल होगा। अगर प्रिंसिपल का नाम ही नहीं है तो एजेंट, ये तो तेरा खुद का ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तू ही लायबल है। समझ गए? नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वैलिडिटी ऑफ द अग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन। देखो हमने तो हमेशा पढ़ा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं विच आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। डज इट मीन कि दोनों पार्टी को कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों में से किसी एक ही पार्टी को कंसिडरेशन मिलेगी, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अब स्टूडेंट्स प्लीज नोट, इस पे सब चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक पे केस बेस्ड आ चुका है, so it is very important. Any agreement made on account of natural love and affection. Now, husband, out of natural love and affection, promises to pay 25,000 rupees to wife as pocket money. Out of natural love and affection. अब वैसे तो ये डोमेस्टिक है, लेकिन हम बोलते हैं कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अगर आप इसको राइटिंग में ले आते हो और रजिस्टर भी कराते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अब सोचने वाली बात ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में वाइफ को तो पैसे मिलते हैं, वाइफ के लिए तो कंसिडरेशन है, लेकिन हस्बैंड को तो कुछ भी नहीं मिलता। लॉ बोलता है इफ दिस एग्रीमेंट इज इन राइटिंग, इट इज रजिस्टर्ड, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पर्सन स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन। नियर रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन ऑफ ब्लड या फिर मैरिज। अगर ये चारों के चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन दो देयर इज कंसिडरेशन फॉर जस्ट वन पार्टी। ये क्यूमुलेटिव रिक्वायरमेंट्स है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऑल दिस हैज टू बी कंप्लाइड विद, चारों के चारों पूरे होने चाहिए, तब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। व्हाट इफ द हस्बैंड एंड वाइफ क्वारल? देन हस्बैंड से, अरे तू चुप रहे यार, मैं तेरे को दूंगा, हर महीने मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा, मेरा मेरा सिर मत खा अभी। अच्छा, वाइफ वेरी हैप्पी, हस्बैंड ने पैसे दिए ही नहीं, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्या वाइफ केस कर सकती है? ये राइटिंग में भी है, रजिस्टर्ड भी है। चलो, मैंने इसको राइटिंग में भी कर लिया और मैंने इसको रजिस्टर भी कर लिया। अच्छा, राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, दोनों का रिलेशन भी है, लेकिन क्या ये एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे बेस्ड है?
There may be love and affection between them as husband and wife, but is it based on natural love and affection? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट तो क्वारल के वजह से हुआ है, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Agreements to pay for past voluntary service. अब A found B's purse and returned it to him. ये जो एक्ट है ये वो कर चुका है. फिर बी ने बोला, अरे तू मेरा पर्स ढूंढ के लेके आया, मैं तुझे रिवॉर्ड देना चाहता हूँ 100 रुपीज, कम हो गया है 1000 रुपीज का. अब जाके कॉन्ट्रैक्ट बना. अब इस कॉन्ट्रैक्ट में ए को तो कंसिडरेशन है लेकिन बी को तो कुछ भी नहीं मिलता. लॉ बोलता है दैट फॉर दिस पास्ट वॉलेंटरी सर्विस जो ए ने की है, ओके, अगर ये उसने वॉलेंटरीली किया है, फॉर द प्रोमिसर किया है, प्रोमिसर वॉज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विसेज वर एंडेड एंड ही एंजॉयड द बेनिफिट एंड ही हैज सम इंटेंशन टू कॉम्पेंसेट, अगर ये चारों क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई हो जाते हैं तब जाके ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. मैम क्या हम इसके लिए पास्ट कंसिडरेशन मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि पास्ट कंसिडरेशन के लिए द promisor should have acted at the promisee should have acted at the request of the promisor. आपको याद है मैंने अभी बताया था आपको कि पास्ट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. क्या बी ने बोला था ए प्लीज 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 जाके मेरा पर्स ढूंढ के लाना, मैं तेरे को 1000 रुपीज दूंगा? क्या बी के बोलने पर ए गया था? नहीं ना. तो ये पास्ट कंसिडरेशन है ही नहीं, ये एक पास्ट वॉलेंटरी एक्ट है. अब ये भी हमने पढ़ा था कि अगर आप कोई वॉलेंटरी एक्ट करते हो, यहाँ पे वॉलेंटरी एक्ट करते हो तो वैसे तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, लेकिन लॉ बोलता है कि यहाँ पर हमने एक कंडीशन डाली है ना, दैट द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पेंसेट. अगर ये थैंक यू बोल के निकल गया, थैंक यू तूने मेरा पर्स ढूंढा, क्या ए मांग सकता है? नहीं मांग सकता, क्योंकि ये वॉलेंटरी एक्ट है. लेकिन अगर बी इंटेंशन दिखाता है कि नहीं यार मैं तेरे को कॉम्पेंसेट करना चाहता हूं, तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. तो यहाँ पर द सर्विसेज वर रेंडर्ड वॉलेंटरीली, इसीलिए मैंने बोला ये क्यूमुलेटिव रिक्वायरमेंट है. सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलेंटरीली. इट वाज फॉर द प्रोमिसर. The promiser enjoyed the benefit and he has intention to compensate. देखो उसने अपना इंटेंशन दिखाया कि मैं तेरे को 1000 रुपीज देना चाहता हूं, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बना. अगर वो सिर्फ थैंक यू बोल के निकल जाता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट. देखो वैसे तो टाइम बार्ड डेट इज नॉट रिकवरेबल. अब ए ने बी से 1 लाख रुपीज का लोन लिया था. ओके, ए ने बी से 1 लाख रुपीज का लोन लिया था. 3 साल हो गए, अभी तक उसने रीपे किया ही नहीं है. 3 साल के बाद, अभी ये तो लीगली रिकवरेबल भी नहीं है, ये तो टाइम बार्ड हो गया. अब 4-5 साल के बाद ए वॉलेंटरीली आके उसको बोलता है कि मैं ये 1 लाख रुपए तेरे को देना चाहता हूं. आप वहां पे खड़े थे, अरे ए तू क्यों दे रहा है पैसे? तू दे रहा है, इसको तो कंसिडरेशन है, तेरे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मत दे. भी तो रोने ही लग गया कि अरे यार मेरे को तो वैसे भी नहीं मिल सकता, लीगली रिकवरेबल नहीं है, ये तो टाइम बार्ड डेट है, मैं तो वैसे भी रिकवर नहीं कर सकता. ये वॉलंटरीली आके दे रहा है तो तू उसको रोक रहा है. हम बोलते हैं ठीक है बी तू इतना उदास मत हो, इनको एक्सेप्शन में डाल देते हैं. If the agreement is in writing, it is signed by the promisor or his agent and it relates to a time barred debt, the contract is valid even though there is consideration for just one party. देखो यहाँ पर A is going to pay, मतलब B के लिए तो कंसिडरेशन है लेकिन A को तो कुछ भी नहीं मिलता. आप ये नहीं बोल सकते मैम इसको पहले तो मिल चुका था ना लोन, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है. इस कॉन्ट्रैक्ट में A को कुछ भी नहीं मिलता, इवन देन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एजेंट अपॉइंट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. सेक्शन 185, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू अपॉइंट एन एजेंट. कंप्लीटेड गिफ्ट, अरे अगर मैंने गिफ्ट दे दिया, क्या मैं रिटर्न गिफ्ट मांग सकती हूँ? नहीं मांग सकते. हम मांगते हैं वो अलग बात है, लेकिन गिफ्ट में भी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. अगर मैंने गिफ्ट दे दिया तो वो वैलिड है इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि हम रिटर्न गिफ्ट मांग नहीं सकते. लेकिन अगर मैंने सर आपको प्रॉमिस किया मैं दूंगी, मैं दूंगी ना, मैंने कुछ दिया ना आपने कुछ मुझे दिया, देयर इज नो कंसिडरेशन, दिस इज नॉट वैलिड. सेम लॉजिक इज फॉर चैरिटी ऑल्सो. मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको चैरिटी में कुछ दूंगी, ना मैंने कुछ दिया ना आपसे कुछ मिला, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने आपको 5 लाख रुपए चैरिटी में दे दिए, मैं रिटर्न में तो कुछ भी नहीं मांग सकती. दिस इज वैलिड इवन विदाउट
कंसिडरेशन। इधर यहाँ पर एक केस लॉ आ सकता है आपको, यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ए ने बी को प्रॉमिस किया था दैट आई विल गिव यू 5,000 रुपीज फॉर रिपेयर्स ऑफ अ चर्च। इस प्रॉमिस के बेसिस पे बी ने 3,000 रुपीज स्पेंड कर दिए। तो अब लॉ बोलता है भाई तुमको 3,000 तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके प्रॉमिस के बेसिस पे वो खर्चा कर चुका है। तो अगर वो लायबिलिटी इनकर कर चुका है तो फिर आपको उतने तो देने पड़ेंगे। मैम उसे तो 13,000 खर्च कर दिया, नहीं मैं तो सिर्फ 5,000 दूंगी, उतना ही मेरा प्रॉमिस था। बेलमेंट के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, वो भी ग्रेटिटुअस बेलमेंट। व्हाट इज ग्रेटिटुअस? ग्रेटिटुअस मींस फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज। अब ए ने बी को एक बाइक दे दी फॉर अ प्लेजर ट्रिप, जा 2 घंटे में रिटर्न कर देना। लेकिन बी तो एंजॉय कर रहा है, उसको तो बाइक मिल गई। ए कुछ भी नहीं ले रहा, भाई ले जा तू मेरा भाई है। तो दिस इज अ ग्रेटिटुअस बेलमेंट। जहां पर बी के लिए तो कंसिडरेशन है, ए को कुछ नहीं मिलता, फिर भी लॉ बोलता है ग्रेटिटुअस है ना, वो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देख भाई बी, उसने तेरे को गिफ्ट नहीं दी है, 2 घंटे यूज करके बाद में रिटर्न कर देना, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, इट इज स्टिल अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सारे एक्सेप्शंस जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया आज। वी डिस्कस द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, असेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस भी कर लिया। एंड नाउ वी ऑल्सो डिस्कस्ड कंसिडरेशन। ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द चार्ट बुक, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से हमने वहां पर लिखा हुआ है। इससे भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको लेक्चर चाहिए जहां पर हम चार्ट बुक को फिल भी करते हैं और प्रॉपरली डिस्कस भी करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। लेक्चर्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट। अगर आप सिर्फ चार्ट बुक लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगले सेशन में आप अपने आप लर्न करके रिवाइज करके बैठना, फिर मेरे साथ चार्ट बुक में रिविजन करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग यूनिट 3 विच इज यहाँ पर बहुत कुछ आ जाएगा एक्चुअली। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट एंड द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। तो हम पूरा चैप्टर यूनिट 3 हम वहां पर रिवाइज करने वाले हैं, तो वहां पर मिलूंगी। लेकिन जाते जाते ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। यहाँ पे देखो, ये हमने आज कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 3 करने वाले, तो उसकी रिविजन आप करके रखना ताकि मेरे साथ राइटिंग प्रैक्टिस कर सको। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो फिर शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और एक थम्स अप बटन जरूर करके जाना ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि नहीं यार बच्चे देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है। यस, तो नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे यूनिट 3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तैयारी में रखना। आई विल सी यू देयर।